अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासे हाशमी और ये है होंडा सिविक एक्स यूजी 2022 मॉडल। ये सिविक एक्स के बिल्कुल आखिरी वर्जन में से एक है क्योंकि 2022 में ही इसकी अगली शेप भी आ गई थी 11 जनरेशन 2022 के मिड में। ये गाड़ी भी बिल्कुल आखिरी गाड़ियों में से एक है और सिविक की 10 जनरेशन है। 10 जनरेशन में 1.8 के अंदर टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, इसलिए इसको यूजी कहते हैं। इससे ऊपर फिर एक और वर्जन आता है लेकिन वो गाड़ी 15 सीसी टर्बो होती है, उसको आरएस कहते हैं। ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है और मार्केट के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपनी प्राइस ब्रैकेट में मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। 70 लाख के आसपास आपको ये खास गाड़ी मिलेगी नहीं, या आपको एलेंट्रा मिलेगी या ग्रैंडे मिलेगी या ये ऑप्शन है। और मेरे ख्याल से इन तीनों में ये सबसे बेहतर है क्योंकि सिविक की लुक्स अच्छी है, ड्राइव अच्छी है, पावर के लिहाज से भी सफिशिएंट है और फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट है। ये सब मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी 22 है, यूजी है, टोटल जेनवन है, 24,000 चली हुई है और इसकी डिमांड 70 लाख है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सिविक एक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये सिविक एक्स का फ्रंट लुक है और फेसलिफ्ट वाला। ये लुक मेरे ख्याल से सिविक की 11 जनरेशन ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे 11 जनरेशन भी खड़ी हुई है और मेरे ख्याल से इसकी लुक ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके फ्रंट की तो ये गाड़ी क्योंकि 1.8 वाला वर्जन है तो इसमें ग्रिल क्रोम में आती है। जो इसमें 1.5 टर्बो वर्जन आते हैं उसकी ग्रिल ग्लॉस ब्लैक में आती है और आप फ्रंट से देख के इस चीज़ से स्पॉट कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कौन सा वर्जन है। आरएस में पहले यहाँ पे आरएस का बैच नहीं आ रहा था, अब दे दिया गया है। हेडलाइट फेसलिफ्ट के बारे में LED वाली दे दी गई हैं वैसे ही जैसा कि इंटरनेशनल सर्विस के अंदर आती थी। प्री फेसलिफ्ट कार में एक सेपरेशन लैंप आ रहा था और उसके अंदर हेलोजन वाला बल्ब हो रहा था जो कि मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड चीज़ थी, बट अब इसको काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था और इसमें फिर एक DRL भी आती है। बाकी इसके फॉग लैंप भी LED में कर दिए गए थे फेसलिफ्ट के बाद से। इसके अलावा ये ओनली कार थी अपनी कैटेगरी में जिसने फ्रंट कैमरा ऑफर किया था 2016 में और बाकी इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। इवन आज भी नई वाली सिविक RS भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर नहीं करती और यहाँ तक सिविक की प्राइस समझ आती थी। ये गाड़ी तकरीबन 40-42 लाख के आसपास क्लोज हुई थी और फिर जब सिविक की 11 जनरेशन आई तो वो गाड़ी 60 लाख प्लस थी और लोग कह रहे थे कि 60 लाख से ऊपर सिविक निकाल दिया तो कोई पागल ही होगा चलेगा, बट वो सिविक अब 1 करोड़ रुपए की हो गई है और बिक रही है। इसी तरह ये गाड़ी जब 40 लाख की थी तभी लोग कह रहे थे कि 40 लाख, बट अब ये गाड़ी आराम से 60-70 के आसपास बिकती हैं। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को लेकर एक बहुत वियर्ड चीज़ है। और बाय द वे जब ये शिप लॉन्च हुई थी तो ये गाड़ी तकरीबन 23-24 लाख की थी, 24-25 लाख का ये वाला वर्जन था, टॉप ऑफ लाइन वर्जन 28-29 लाख का था और अब वो गाड़ियाँ 70-75 की बिकती हैं। खैर बाकी कट लाइन इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, कलर स्पेसिफिक कार का काफ़ी यूनिक है, वाइपर्स में थोड़े से हिडन दिए गए हैं और ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और 2016 से ही ऐसी आ रही है, लेकिन यहाँ पे फेसलिफ्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे और वो हैं इसके रिम्स में। रिम इसमें डिफरेंट दे दिए गए थे लेकिन साइज सेम ही रहा था। ग्रैंडे जब ये कार लॉन्च हुई थी तो 15 इंच के रिम ऑफर करी थी, इसने 16 के लॉन्च कर दिए और फिर ग्रैंडे ने भी 2018-17 में जब फेसलिफ्ट हुई थी तो फिर उसने भी रिम 16 इंच के कर दिए इसकी देखा देखी। बाकी टायर्स गाड़ी में जनरल का है जो कि मैं कवर करूँगा अभी। और अगर बात कीजिए फिलहाल इसके साइड के फीचर्स की तो इसमें फीचर इस तरह से बेहतर हैं कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी आता है फेसलिफ्ट के बाद से। पहले ये ऑटो फोल्ड नहीं होते थे। इसके अलावा इसमें एक बी पैड कर दी गई, अब इसको लॉक होती है तो ये गाड़ी टीट करती है। ये चीज़ पहले सिविक में नहीं थी प्री फेसलिफ्ट कार में। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ओरिजिनल है तो इसमें सनरूफ दी गई है। इसमें बेसिक वर्जन भी आता है इवन आज भी इसमें सनरूफ नहीं होती और बाद में बेसिक वर्जन के अंदर और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती जैसा कि उसमें रेम नहीं आते, सीट फैब्रिक की आती हैं, स्क्रीन डिफरेंट आती है, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं होता। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से निकाल ली जाती हैं और फिर उसको बेसिक कर दिया जाता है, बट सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी गाड़ी की है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है और ये गाड़ी थोड़ी स्पोर्ट बैक शेप में है। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसके डोर हैंडल्स की तो ये बॉडी कलर में है, RS वर्जन के अंदर ये क्रोम में आते हैं और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि मैं इस गाड़ी को ही ड्राइवर और पैसेंजर की साइड से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी इसके अलावा इसमें यहाँ पर क्रोम वगैरह नहीं दिया गया, RS पे क्रोम थोड़ा ज़्यादा आता है। और इसके अलावा सिविक के बारे में एक चीज़ अजीब सी है कि गाड़ी हाइट के लिहाज से काफ़ी नीचे है और इसमें एंट्री एग्जिट भी कोई खास आसान नहीं है। आप यहाँ बैठते हैं तो आपको झुक कर बैठना पड़ता है और उसके बाद निकलने के टाइम पे भी आपको
यहाँ पे हाथ रख के प्रॉपर उठना पड़ता है, तो फिर आप बाहर निकलेंगे इससे। तो ये चीज़ आपकी लोअर बैक को काफ़ी तंग करती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप थोड़े एजड हैं तो आपको सिविक में एंट्री और एग्जिट में काफ़ी इशू होगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं। इस लिहाज से स्पोर्टेज, ग्रैंडे या फिर बाकी ऑप्शंस बेहतर हैं। ये गाड़ी थोड़ी सी नीचे ला रहा है और यंगस्टर्स पे फोकस है। सेम गोज फॉर बैक पे भी इसकी सीट्स वगैरह काफ़ी नीचे हैं और इसका ड्राइविंग एंगल भी बड़ा स्ट्रेट सा है, लाइक आप एल शेप में बैठते हैं इसको ड्राइव करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड सी चीज़ है, यहाँ पे ये गाड़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन नीचे होने से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर जगह नीचे लगे, बट शहर के यूज़ के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है। अगर आप इसको गाँव वगैरह में लेके जाते हैं या फिर थोड़े ऊंचे ब्रेकर से गुजारते हैं तो ये गाड़ी नीचे लगेगी। और अगर बैक पे से 2 से 3 लोग बैठ जाएँ तो फिर तो ये गाड़ी आम ब्रेकर से भी लगती है। सिविक के बारे में ये चीज़ भी थोड़ी सी वियर्ड है, लेकिन इसकी ड्राइव काफ़ी मज़ेदार है एज़ कम्पेयर टू ग्रैंडे वगैरह। टाइट टर्न्स और कॉर्नर्स पे ये गाड़ी स्किड नहीं करती। इसके अलावा बाकी मैंने बताया था कि गाड़ी स्पोर्ट बैक है, उसका मतलब यह है कि इसकी छत आते आते बिल्कुल टेल लाइट से कंटिन्यू कर जाती है हैचबैक कार्स की तरह। लेकिन ये गाड़ी हैचबैक नहीं है, इसकी प्रॉपर डिग्गी दी गई है अलग से। ये शेप आपको ऑडी A5 में देखने को मिलेगी, ई-ट्रॉन GT में देखने को मिलेगी। ये गाड़ियाँ स्पोर्ट बैक होती हैं। प्रॉपर सेडान में पिलर पहले ख़त्म हो जाते हैं और फिर डिग्गी अलग से पीछे जाती है। फिर इसके अलावा इसमें ये शार्प फ्रंट ऐड कर दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद से, और इसमें फिर ये फ्यूल टैंक लेफ्ट पे दिया गया है जो कि 47 लीटर्स का है। एक फुल टैंक आपको लॉन्ग पे तकरीबन 600 तक की रेंज दे सकता है, शहर में आपको तकरीबन 350-400 तक की रेंज देगा। इसी तरह इस गाड़ी का जो फ्यूल डोर है ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस। ये बंद भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये फंक्शन तब करता है जब ये गाड़ी ऑन हो या इसकी मतलब बैटरी वगैरह सही हो। अगर इसकी बैटरी डेड हो जाए, बैटरी आप निकाल लेते हैं तो फिर ये नहीं खुलेगा। फिर इसको खोलने का तरीका ये है कि इसकी मैं फिजिकल की निकालूंगा और लेफ्ट हेडरेस्ट के पीछे यहाँ पे एक ये स्लॉट दिया गया होता है। इस स्लॉट के अंदर मैं इसकी फिजिकल की को डाल के इसकी डिग्गी को खोल सकता हूँ मैनुअली। डिग्गी के मैनुअल रिलीज अंदर दिया गया है, और फिर डिग्गी को खोलने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाकर देखूंगा अंदर लेफ्ट पे तो एक यहाँ पे पुल टैब दिया गया है। इस पुल टैब को अगर मैं खींचूंगा तो इसका फ्यूल टैंक मैनुअली ओपन हो जाएगा। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, और इस स्पेसिफिक कलर जो है ये आपको देख के लग रहा होगा कि बड़ा आउट ऑफ मार्केट है, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसा है भी सही, लेकिन अगर आपने ये गाड़ी लॉन्ग टर्म रखनी है और आपके घर में पहले 2-3 ब्लैक या वाइट कार्स हैं तो ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनके पास ऑलरेडी डिफरेंट कार्स होती हैं सेम कलर्स में, ब्लैक वाइट में, उनको इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा कलर है। इंटरनेशनल सिविक जो कि अमेरिकन हो गई या फिर यूके वगैरह की हो गई, वो गाड़ियाँ आपको इस कलर में नजर आएंगी यूजली। ये गाड़ी लोकल है, पर स्टिल होंडा यहाँ पे कलर ऑफर करता था, वो और बात है लोगों ने लिया नहीं, बट इसको यूज़ करने के लिहाज से एक अच्छा कलर है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें यही है कि अगर लेट्स सपोज आपको इसमें टचिंग करवानी पड़ जाए तो फिर इसका कलर मैच करना काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी इसके अलावा अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है। ट्रंक को मैं की फॉब से भी अनलॉक कर सकता हूँ, और नीचे यहाँ पे इसका एक स्मार्ट बटन दिया गया है। और ट्रंक के अंदर इसकी इंसुलेशन दे दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। प्री फेसलिफ्ट कार में इंसुलेशन नहीं आती थी, बेशक RS वर्जन ही क्यों ना हो। इसके अलावा इसकी बेंचेस जो है ये फिक्स हैं, ये फोल्डेबल नहीं है। इस कैटेगरी में बाकी सब कार्स फोल्डेबल बेंचेस ऑफर कर रही हैं, बेशक वो ग्रैंडे हो, इलेंट्रा हो या जो मर्जी हो, इसमें फिक्स दी गई हैं। और इवन आज तक आई एम नॉट श्योर वाई। बाकी इसके अलावा नीचे इसकी एक लिड दी गई है, इसको उठा के मैं इसका टूल किट और स्पेयर टायर एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेयर टायर ये गाड़ी प्रॉपर 16 इंचेस को ऑफर करती है। टूल किट भी इसमें काफ़ी नीट सी दी गई है, ग्रैंडे की तरह नहीं कि अलग से जैक अड़ाया हुआ है और पाने वगैरह दिए हुए हैं। बाकी इसके अलावा फिर इसमें जो रेयर बम्पर की ये रिफ्लेक्टर वाले एरियाज हैं, फेसलिफ्ट में इनके अंदर क्रोम ऐड कर दिया गया था, पहले इसमें क्रोम नहीं आता था। बाकी यहाँ पे ABS प्लस VSA की बैचिंग दी गई है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी का इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन इससे पहले जो इंटीरियर आते रहे हैं सिविक के, उसकी कंपैरेटिवली थोड़ा सा डर लगता है। रिबर्थ में इंटीरियर बहुत ज़्यादा मजेदार था, रिबॉन का भी अच्छा खासा खुला था, बट इसका इंटीरियर कंपैरेटिवली उनसे मेरे ख्याल से थोड़ा सा डल है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है और ये पूरा ही प्लास्टिक का है। RS टर्बो में स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड आता है। इसमें लेफ्ट राइट फोकस डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट फोकस जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं, लेकिन उसके नीचे काफ़ी सारा एरिया खाली है, और इसकी वजह यह है कि इसके जो इंटरनेशनल वर्जन आते हैं UK के या US के, उनमें यहाँ पे और भी कंट्रोल्स दिए गए होते हैं और उनमें मीटर भी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दिस कार। पाकिस्तान में इन चीज़ों पर चीप आउट किया गया है। बाकी इसके अलावा राइट पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज इस गाड़ी में सिंपल है, अगेन इंटरनेशनल वर्जन में ये एडप्टिव आता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, यहाँ पे फीचर्स आते हैं बर्फ वाली कार के। खैर इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, यानी कि मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ और आगे पीछे भी कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर बात की जो हेडलाइट के कंट्रोल्स की, तो ये इसके नॉर्मल से हैं, इनमें कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता। वाइपर भी इसके नॉर्मल से हैं, जो कि इसका कॉम्पिटिशन 2016 से ही ऑटोमेटिक ऑफर कर रहा है। ब्रांडे में रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, जो कि इसमें नहीं दिए गए। बाकी अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, बट इंटरनेशनल वर्जन में यहाँ पे स्क्रीन आती है। इसमें C क्लास की कॉपी की गई है काफ़ी हद तक।
इस तरह से के सेंटर में एक MID दिया गया है और उसके आसपास RPM दिया गया है। मर्सिडीज C क्लास 2006-7 में इस तरह का ही MID ऑफर करी थी और उसके आसपास स्पीडोमीटर ऑफर करी थी। बाकी इसके अलावा साथ इसका टेम्परेचर और फ्यूल गेज दिया गया है जो कि इस गाड़ी में रेड कलर में है। जब ये कार इनिशियली लॉन्च की गई थी 2016 से लेकर 2018 तक, तब ये मीटर वाइट आता था। इसके जो गेजेस हैं ये वाइट होते थे, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था तो 2018 में फिर ये नया वाला मीटर दे दिया गया और इसकी जो ये गेजेस हैं ये रेड कर दिए गए। इसके अलावा इसका जो ये MID है ये आपको इसके ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें शो करवाता है, लेकिन इसमें ऑयल लाइफ नहीं आती। अगेन सिविक RS टर्बो का मीटर डिफरेंट होता है और वो आपको ऑयल लाइफ भी शो करवाता है। फिर इसके अलावा इसके मीटर की जो हाउसिंग है ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। बाकी ये वाला एरिया थोड़ा डल सा है, लेकिन डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं और कंपैरेटिवली ये सिविक रिबर्थ या रिबॉन वगैरह से थोड़ा छोटा है। और बाकी डैशबोर्ड में इसके टोटल 4 इवेंट्स दिए गए हैं। मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये चीज़ें तो ऑफर करती है, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं आता। और इसके अलावा इसके अंदर फिर एक कैमरा भी दिया गया है। ये गाड़ी टोटल 3 कैमरा ऑफर करती है, एक फ्रंट पे, एक बैक पे, एक सेंटर में, जबकि जो RS टर्बो होती है उसमें 4 कैमरास आते हैं। चौथा इस तरह से कि उसमें स्क्रीन एक यहाँ भी दी गई होती है और उसमें भी कैमरा होता है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है। इसके जो इंटरनेशनल वर्जन है उनमें डुअल जोन भी आते हैं। और उसके अलावा नीचे पर यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है और उससे नीचे आप तारे वगैरह निकाल के एक और नीचे कंपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ पर अपने चार्जर लगा सकते हैं। गेयर सिलेक्शन इस गाड़ी में जो है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड की। इसमें ट्रिपट्रॉनिक वाला फीचर नहीं आता। जो इसका 1.5 वर्जन है उसमें ट्रिपट्रॉनिक वाला फीचर आता है और वो गाड़ी आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा सारा इसका ये पार्किंग ब्रेक वाला पैनल दिया गया है। पार्किंग ब्रेक की गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, जो कि इस एरा में सिर्फ यही कार ऑफर करी थी। इवन आज भी ग्रैंडे की पार्किंग ब्रेक जो है वो आप हाथ से खींचते हैं और इलेंट्रा की भी, जबकि इस कार के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक दी गई है। तो सिविक यहाँ नंबर ले जाती है। इसमें ब्रेक होल्ड भी दिया गया है। फिर यहाँ पे इकोनॉमी मोड दिया गया है, डुबल लाइन स्विचेस हैं और पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि सिविक में अब तक किसी भी जनरेशन में सबसे ज़्यादा स्पेशियस है। इसके हुड को मैं स्लाइड करके आर्मरेस्ट बना सकता हूँ और पीछे करके ओपन करके इसका सेंटर कंसोल एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और यहाँ 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी UG है, तो इसमें सीट्स, कंसोल वगैरह ये लेदर की फिनिश में है। जो गाड़ी UG नहीं होती उसमें सीट्स, डोर पैनल्स ये सारी चीज़ें फैब्रिक में आती हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ सनरूफ ऑफर करती हैं, उनमें रिम्स होते हैं, लेकिन वो गाड़ी UG नहीं होती। सीट्स वगैरह उसकी फैब्रिक की होती हैं और वैल्यू इस गाड़ी की ज़्यादा है। बाकी इसके अलावा इसकी ड्राइवर की सीट में फिर हाइड्रोलिक भी आता है, यानी कि मैं इसकी हाइट को रेस और लोअर कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है सिविक की। विंडो इसमें फ्रंट पे दोनों ही सिंगल टाइप वाली आती हैं, बैक विंडोज नॉर्मल हैं और डोर लॉकर और लॉकर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इनमें ऑटो वाला फीचर भी ऑफर कर दिया गया था। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पुश स्टार्ट ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती है। और अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लेकिन लाइट दोनों में ही नहीं आती। ग्रैंडे यहाँ पे लाइट्स ऑफर करती है। रियरव्यू मिरर इसका नॉर्मल सा है, सेंटर में ये इसके सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके सनरूफ को भी मैं ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज कर सकता हूँ। और इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है, लेकिन 2 ही लोगों के लिए है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का इशू नहीं है, हेडरूम इसमें बिल्कुल पूरा है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लंबा बंदा बैठेगा तो उसको इशू हो सकता है। बाकी इस गाड़ी में बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि सेंटर में काफी बड़ा सारा हम्प दिया गया है। सिविक रिबॉन में भी और रिबर्थ में भी ये हम्प नहीं आ रहा था, एक्स में दोबारा दे दिया गया, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और बाकी इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे एयर वेंट्स ऑफर करती है। सीट्स में इसके ये सेंटर कंसोल आते हैं, जिनको निकाल के मैं इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, एक कप होल्डर छोटा है, एक बड़ा है। और बाकी बैक भी गाड़ी 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, एयरसर्फेस के पोर्ट ऑफर करती है। इसमें क्वार्टर ग्लास आते हैं। और बाकी एयर वेंट्स जो है वो सिर्फ यहाँ सेंटर में नहीं बल्कि पाँव पे भी आते हैं। पाँव के एयर वेंट्स बहुत कम लोगों ने नोटिस किए होंगे, बट सिविक एक्स में दिए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस एरा में 2 वाले थे, 1.5 टर्बो, 1.8 पेट्रोल। ये गाड़ी 1.8 है, नेचुरली एस्पिरेटेड है और इसकी हॉर्स पावर 138 है। इसमें जो RS वर्जन आता था या पहले टर्बो वर्जन आता था, वो गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इस इंजन से, और वो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये गाड़ी हर लिहाज से सफिशिएंट है, आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी और अपने कंपटीशन को भी गाड़ी टफ कंपटीशन देती है। बट जो इसका RS वर्जन था वो गाड़ी कंपैरेटिवली अकॉर्ड या सोनाटा वगैरह से भी ज़्यादा तेज़ है। खैर अगर बात की जाए स्पेसिफिक इंजन की, तो ये R18 है, जो कि रिबॉन से आना शुरू हुआ था। पहले रिबॉन, फिर रिबर्ट और फिर इस गाड़ी में भी कंटिन्यू किया गया। और यहाँ पे सबसे मेजर इंप्रूवमेंट थी वो इसकी ट्रांसमिशन थी। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में चेंज कर दी गई, ऑटोमेटिक की बजाय CVT दे दी गई और CVT से इस गाड़ी की एवरेज परफॉर्मेंस सब कुछ बेहतर हो गया। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड, ये सारी चीज़ें आती हैं,
जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा इसकी अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से 11-12 तक की एवरेज दे सकती है। और अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 13 तक भी जा सकती है शहर में। लॉन्ग पे ये गाड़ी 15-16 भी क्रॉस कर जाती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। बाकी इसमें क्रूज़ भी आता है, क्रूज़ से एवरेज कुछ तक बेहतर हो जाती है। और बाकी इसके अलावा इसका इंजन बेस जो है ये बिल्कुल एक्सपोज है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं दी गई। अगर आप इनसाइड देखें तो वो भी बेसिकली सिविक एक्स ही है, लेकिन उसमें प्रॉपर यहाँ पे कवरिंग्स दी गई हैं। इंजन ब्रेक काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, बट यहाँ पे होंडा ने बहुत ज़्यादा चीप आउट किया है। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, टायर साइज जो ऑफर करती है सिविक एक्स, यह है 215, 55 और 16। इसमें 16 इंच का 10 स्पोक रिम दे दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद से, जो कि ऑल ग्रे है। पहले इसमें रिम डिफरेंट आता था और वो डुअल कॉम्बिनेशन में होता था, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के। कुछ लोगों को वो ज़्यादा पसंद है, कुछ को ये ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल से ये लुक ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल डिस्क ब्रेक दी गई है, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती है। टायर इस गाड़ी में BG Luxor प्लस है और ये जनरल की सब्सिडरी है। अगर आप इस टायर को लेकर चेंज करवा लें तो इसकी राइड पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ हिडन फीचर्स भी आते हैं। ये इस गाड़ी का की फॉब है और इस गाड़ी को अगर मैं अनलॉक दबा के रखूँगा तो इस गाड़ी की सारी ही विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगी और इसकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी लाइक दिस। और अगर मैंने इन विंडोज़ को बंद करना है तो मैं इसकी यहाँ से फिजिकल की निकालूंगा, इसकी होल में सेट करके गाड़ी को लॉक करके रखूँगा तो फिर इसकी सारी विंडोज़ रोल अप हो जाएंगी और सनरूफ भी बंद हो जाएगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।